जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका प्रारंभ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 7th की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया का सेकंड लेक्चर करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हिमालयन रीजन के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली थी और एक कोल्ड डेजर्ट जो लद्दाख है, लद्दाख के रीजन के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज हम लोग गंगेटिक प्लेन से जो है आगे की शुरुआत करेंगे। चल हम लोग गंगेटिक प्लेन्स की बात करते हैं, तो जैसा कि हमने हिमालयन रीजन के बारे में पढ़ा था, जैसे ही हम लोग हिमालयन रीजन के नीचे आते हैं तो फिर गंगा का मैदान जो है शुरू होता है। ये जो गंगेटिक प्लेन्स है, ये गंगा और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक नदियां। अब ये सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी क्या होती है, इसको जरा आप समझेंगे। जब भी कोई रिवर अपने कोर्स की तरफ आगे चलती है, क्योंकि आपको पता है किसी भी रिवर का जो है किस्मत क्या होता है, वो लास्ट में जाकर के उसको किसी बड़े वाटर बॉडी से मिल जाना होता है। वो कोई दूसरी रिवर भी हो सकती है, लेक भी हो सकती है, या फिर कोई ओशियन या फिर जो है आपको सागर भी हो सकता है। ठीक है, तो जब भी कोई रिवर अपने कोर्स में आगे बढ़ती है तो उसमें बहुत सारी छोटी नदियां भी जो है अपना अपना वाटर लेकर के ज्वाइन करते जाती हैं, और इन्हीं नदियों के चैनल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। अब आगे की क्लासेस में आप पढ़िएगा कि भाई किसी भी रिवर की एक राइट हैंड ट्रिब्यूटरी होती है और एक लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी होती है। तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी कहने का मतलब क्या है कि अगर रिवर का कोर्स ये है, अगर रिवर जो है आपको, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट चल रही है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसका ऊपर वाला हिस्सा इसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट साइड हो जाएगा, और नीचे वाला हिस्सा इसका क्या हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा। तो ऊपर वाले हिस्से पर मिलने वाली जितनी भी जो है नदियां हैं, ठीक है, वो इसकी राइट हैंड लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी, और नीचे से जो भी नदियां आ रही है वो सब इसकी क्या हो जाएंगी, राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगे। बस अगर इस चीज को आप रिवर्स कर दीजिए, अगर ये रिवर इस तरह से इस तरह अगर जाना शुरू हो जाए, तो फिर आपको देखिएगा क्या कि यहाँ से मिलने वाली जो नदियां हैं वो इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी, और इधर से मिलने वाली जो नदियां हैं वो इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी, या इसको राइट साइड ट्रिब्यूटरी या फिर लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी भी हम लोग कहते हैं। तो जैसा कि एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी कहती है कि आप जैसे जैसे जो है हिमालय के साउथवर्ड की तरफ जाइएगा, तो अब हम लोग जो है जो फर्टाइल गंगेटिक प्लेन्स है उसकी तरफ आ जाते हैं। वो पूरा इलाका फर्टाइल गंगेटिक प्लेन्स का इलाका होता है। अब यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल किया हुआ है क्या, कि ये काफी ज्यादा फर्टाइल इलाका है, मतलब उपजाऊ इलाका है। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि नदियां अपने साथ बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन रिच जो है आपको सॉइल लेकर के आती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एलुवियल सॉइल कहते हैं। नदी जब जहां इनका ओरिजिन होता है वहां से जब निकलती है तो इसका वेग बहुत ज्यादा होता है। ये अपने रास्ते में आने वाली चट्टान को, पहाड़ों को तोड़ते फोड़ते लाती है और छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो है आपको बदल देती है। जब ये रिवर्स प्लेन की तरफ आती है तो प्लेन के पास जो है इनका जो स्पीड है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है, जिसके कारण सेडिमेंटेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, और इनके बैंक के आसपास जो है आपको, या उस पूरे इलाके में डिपोजिशन जो है सॉइल का होना शुरू हो जाता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्यूवियल सॉइल कहते हैं। इसको रिवराइन सॉइल भी कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में इसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जल इस मिट्टी को ओढ़ करके आती है, इसीलिए इसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। और इसमें काफी ज्यादा क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है, जिसके कारण एग्रीकल्चर के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी मानी जाती है ये। ठीक है, और उसके बाद देख लीजिए, ये जो प्लेन्स है, ये जो प्लेन्स है, यहाँ पर जो है आपको दिखेगा क्या कि हिमालय से निकलने वाली तीन नदियां हैं। एक गंगा नदी है, दूसरा सिंधु नदी है, और तीसरा ब्रह्मपुत्रा नदी है। ठीक है, तो ये तीनों मिल करके जो है अपने एक्सटेंसिव नेटवर्क, मतलब ये तीनों मेन नदियां और इनके साथ इनकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है, ये सब मिल करके जो है इस पूरे क्षेत्र को जो है बनाती है। ठीक है, इस पूरे क्षेत्र को, इस पूरे एरिया को बनाने में इन तीनों नदियों और उनकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है, चाहे वो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी हो या फिर लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी हो, सबका जो है आपको योगदान होता है। जैसे गंगा की कुछ ट्रिब्यूटरीज है, आपको यमुना है, गोमती है, कोसी है। उसके बाद आप देखिएगा कि अगर हम लोग ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो सादिया लोहित है, शुभांशरी है, धनश्री है। ठीक है, ये सब इसके ट्रिब्यूटरीज है। उसके बाद आप आ जाइए आगे, तो जो रिवर्स है, अब ये देखिए यहाँ पर जो है, मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो हिमालय से निकलने वाली रिवर्स होती है वो पेरेनियल रिवर्स होती है, मतलब उसमें मोर और लेस सालों भर पानी होता है। पानी का यानी जल का स्तर कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन सालों भर पानी होता है। तो यहाँ पर आपको देखिएगा क्या कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का भी काफी ज्यादा जनरेशन होता है। ठीक है,
आपने देखा होगा बहुत सारे डैम्स और जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स जो है इसके ऊपर लगाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद आपको दिखेगा क्या कि चूंकि प्लेन का इलाका सबसे ज्यादा फेवरेबल होता है लाइफ के लिए। यहाँ पर जीना इसलिए आसान है क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए अच्छी मिट्टी है, अपनी डे टू डे नीड्स के लिए और पीने के लिए यहाँ पर साफ मीठा पानी है। ठीक है, हाँ यहाँ पर फ्रेश वाटर आप कह सकते हैं। उसके अलावा ये जो टोपोग्राफी है, ये जो जमीनी हिस्सा है, ये एग्रीकल्चर के साथ साथ रेसिडेंस को भी सपोर्ट करता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी सपोर्ट करता है, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन को भी सपोर्ट करता है। क्योंकि प्लेन के इलाके में, ये जो प्लेन वाला इलाका है, यहाँ पर रोड बनाना, रेलवेज बिछाना, ये काफी ज्यादा आसान हो जाता है। यहाँ पर आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं, यहाँ पर आप घर बना सकते हैं, एग्रीकल्चर के लिए अच्छी जमीन है, उसके बाद साफ पीने का पानी है। इसलिए आप देखिए क्या कि जितनी भी जो एंशियंट सिविलाइजेशन हुई है, या फिर आप नील नदी की सभ्यता जो इजिप्ट में हुई थी उसको देख लीजिए, या फिर इंडिया में जो इंडस रिवर के आसपास जो है आपको एक बहुत ही ज्यादा पुरानी सभ्यता जो है, जिसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, वो फली फूली है। या फिर अगर आप उसी टाइम में जाकर के देखिएगा तो मेसोपोटामिया में, वहां पर टिग्रिस और यूफ्रेटिस ये दो रिवर्स हैं। ठीक है, उसके आसपास जो है आपको मेसोपोटामियन या फिर सुमेरियन जो सिविलाइजेशन है वो बनी है। तो बहुत ही लंबे समय से हमारे जो पूर्वज है वो नदियों के किनारे ही रह रहे हैं। आज के टाइम में भी अगर आप देखिएगा तो दुनिया की जो सबसे ज्यादा जो है, जो पॉपुलस जो सिटीज है या फिर जो आप कह सकते हैं महानगर है, वो सब नदी के किनारे ही है। भारत का जो सबसे पुराना शहर, या फिर जो हम लोग अपने वेद और उपनिषद में भी देखते हैं, तो जो संसार का सबसे पुराना शहर है जिसको बनारस या वाराणसी कहते हैं, वो भी गंगा नदी के ही तट पे बसा हुआ है। ठीक है, तो चलिए, तो आपको दिखा हुआ है क्या कि यहाँ पर भी मैंने जो बातें वहां पर एक्सप्लेन की है, बस उसी को एनसीईआरटी भी लिखती है कि भाई ये जो इलाका है नॉर्दर्न प्लेन्स का, यहाँ पर जो है आपको डेवलपमेंट जो है काफी ज्यादा बेटर हो सकता है। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है उसको आप बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। रोड और रेलवे नेटवर्क जो है तो जो है यहाँ पर आसानी से, जिसके कारण जो है लोग और उसके साथ साथ जितना भी गुड्स होता है, सामान है, एक जगह से कैरी करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको यहीं पर देखने के लिए मिलेगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसी कारण से, क्योंकि वो गंगा के ही वास्ट प्लेन्स में जो है फैला हुआ है। तो देख सकते हैं आप, ये एनसीईआरटी की ही कुछ इमेजेस हैं। ठीक है, ये ग्रेट बंगाल टाइगर है, यहाँ पर जो है आपको चावल की खेती की जा रही है, यहाँ पर हार्वेस्टिंग वगैरह कुछ हो रहा है। और एक सवाल जिसका जवाब अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों प्लेन वाले इलाके में सबसे ज्यादा जो है आपको यहाँ पर रोशनी है। जब सैटेलाइट से आप इमेज लीजिएगा तो जितने भी प्लेन वाले इलाके हैं वहां पर आपको सबसे ज्यादा रोशनी दिखेगी। उसका कारण यही है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा दुनिया की आबादी जो है रिसाइड करती है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी ज्यादा है, और रात के टाइम में ये रोशन हो जाता है, जिसको सैटेलाइट ऊपर से इमेज कवर ये कर लेता है आपको कवर। चलिए, अब हम लोग ग्रेट इंडियन डेजर्ट की बात करेंगे। हम लोग कोल्ड डेजर्ट की बात कर चुके हैं, लद्दाख की बात कर चुके हैं, हम लोग थार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, थार डेजर्ट का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है। ठीक है, हमारे पास भी कुछ हिस्सा है और कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है। थार डेजर्ट जैसा कि जनरल हॉट डेजर्ट होता है उसी तरह का डेजर्ट है। यहाँ पर आपको बालू ही बालू देखने के लिए मिलेगा, सैंड ड्यून्स देखने के लिए मिलेंगे। सैंड ड्यून क्या होता है? ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि पर्वत होते हैं, उसी तरह ये क्या होता है, ये आप छोटा सा टीला कह सकते हैं, इसको पहाड़ नहीं बोलेंगे, ये छोटा सा आप टीला कह सकते हैं कि बालू एक जगह हवा के कारण डिपॉजिट होते होते वहां पर एक ड्यून लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर बना देता है। तो उसको हम लोग सैंड ड्यून कहते हैं। परमानेंट नहीं होता है। ठीक है, कभी इस साइड है, कभी इधर से हवा चलेगी तो उड़ करके उधर हो जाएगा। तो ये परमानेंट स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो आगे देख लीजिए, अगर हम लोग वेस्ट वार्ड, भारत के वेस्ट वार्ड की तरफ जाएं, मतलब राजस्थान की तरफ जाएं, तो आपको एक येलोइश एरिया जो है मैप पर देखने के लिए मिलेगा। इसको हम लोग थार डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे इलाके में गोल्डन ड्यून्स है। जो सैंड ड्यून की बात मैंने की है उसी को गोल्डन ड्यून यहाँ पर कहा जा रहा है। काफी ज्यादा रगेड टेरेन है आपका। ठीक है, पूरा पथरीला इलाका होगा, मिट्टी आपको कहीं पर देखने के लिए नहीं मिलेगी, काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है यहाँ पर। ठीक है, और पूरा का पूरा आसमान आपको साफ दिखेगा, जिसके कारण सूर्य का पूरा प्रकाश यहाँ पर रहता है, और गर्मी यहाँ पर आपको प्रचंड देखने को मिलेगी। दिन में काफी ज्यादा गर्मी होती है, रात में उतनी ही ज्यादा ठंड हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जो लैंड है बहुत तेजी से गर्म भी होता है और उतनी ही तेजी से ठंडा भी पड़ जाता है। ठीक है, तो आगे देख लीजिए, तो सैंड ड्यून्स आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड शिफ्ट्स, मतलब विंड जो है जब एक जगह से दूसरे जगह तक
बालू को शिफ्ट कर देता है, रेत को शिफ्ट कर देता है, ठीक है, उसको जो है अलग अलग शेप्स में ढालता है, तो उसको हम लोग सैंड ड्यून कहते हैं। ये एक हिल लाइक स्ट्रक्चर जो है आपको इस तरह का फॉर्म करता है, ठीक है। कभी कभी ये काफी ज्यादा ऊंचे हो सकते हैं, कितने ऊंचे हो सकते हैं, तो लगभग 150 मीटर तक इसकी ऊंचाई चली जाती है। बट जैसा कि मैंने पता बताया पहले आपको, ये परमानेंट नहीं है, ठीक है। कभी भी क्या होगा, फिर हवा जो है दूसरे साइड से अगर चलना शुरू होगी, हवा का अगर जो है रास्ता बदलता है, ठीक है, उसका वेग बदलता है, तो फिर ये भी खत्म हो जाते हैं। थार जो है वास्ट एरिड रीजन है, बहुत ही ज्यादा शुष्क है, क्योंकि बारिश नहीं हो पाती है। बारिश क्यों नहीं हो पाती, अरावली माउंटेन्स के उस पार पड़ता है, तो अरावली माउंटेन्स एक रेन शैडो की तरह जो है वहां पर काम करता है। मतलब कि ये पहाड़ है, अगर मान लीजिए इस जगह पर कोई बड़ा सा माउंटेन है, ठीक है, तो माउंटेन में दो हिस्से होते हैं। एक ये हिस्सा होता है जिसको हम लोग कहते हैं विंडवार्ड साइड, ठीक है, और इधर वाला अपोजिट हिस्सा होता है जिसको हम लोग कहते हैं लीवार्ड साइड। अगर मानिए कि ये जो बादल है, ये इस तरह से अगर आएंगे इधर, तो ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको देखिएगा इस पहाड़ के कारण जो है बारिश इधर ही होगी, इसको ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं, ठीक है। ये पहाड़ इस बादल को इसके अपोजिट नहीं जाने देगा, ठीक है, जिसके कारण ये जो इलाका है, जो लीवार्ड साइड है, यहाँ पर बारिश नहीं होने के कारण लंबे समय में डिजर्टिफिकेशन हो जाता है। तो बस अरावली माउंटेन भी बस यही काम करता है। अरावली माउंटेन के विंडवार्ड साइड में खूब बारिश होती है, जिसके कारण हरियाली है, क्योंकि थार का जो मरुस्थल है उसके लीवार्ड साइड में पड़ता है, जिसके कारण वहां पर बारिश नहीं पहुंच पाती है, 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। यहाँ पर एवरेज रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से भी कम है, जिसके कारण ये इलाका डेजर्टियल है, ठीक है। कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो सबसे बड़ा हिस्सा आपको जो है राजस्थान में फैला हुआ है, कुछ हिस्सा गुजरात में फैला हुआ है, कुछ पंजाब में और कुछ हरियाणा में जो है आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये सारे जो गुजरात, पंजाब और हरियाणा के जो इलाके हैं, यहाँ पर इरिगेशन करके आज के डेट में जो आर्टिफिशियली जो है हम लोग इसको एग्रीकल्चर करने लायक बना रहे हैं, क्योंकि एकदम डीप डेजर्ट का इलाका नहीं है, ठीक है। जो राजस्थान का इलाका है वो एकदम कोर डीप डेजर्ट का इलाका है, जहां पर अभी भी जो है सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, बट बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो ये डेजर्ट जो होता है, ये डेजर्ट यहाँ पर जो है आपको इतनी ज्यादा हार्श कंडीशंस होती हैं कि यहाँ पर जो है ना ह्यूमन आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा ज्यादा, ना एनिमल मूवमेंट जो है आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पर जितने एनिमल्स भी होते हैं मोर और लेस नॉकटर्नल होते हैं। नॉकटर्नल मतलब रात में निकलने वाले, इसीलिए डेजर्ट में रात में चलने से मना किया जाता है, ठीक है। तो हो सकता है आप चल रहे हैं और रास्ते में जो है आपको कोई सांप आकर के जड़ डस ले, या फिर जो है हो सकता है कोई स्कॉर्पियन आपको लग जाए। तो जितने भी खतरनाक जीव जंतु हैं वो सब रात में ही निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, तो यहाँ पर आपको हाई टेम्परेचर डे टाइम में देखने को मिलेगा, और काफी ज्यादा जो है ठंडा हो जाता है रात में। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि सैंड जो है बहुत तेजी से गर्म होती है, जिसके कारण जो है बहुत ज्यादा गर्मी आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही सूरज ढलता है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, कभी कभी 0 डिग्री के आसपास भी यहाँ टेम्परेचर चला जाता है, काफी ज्यादा ठंड हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर लोग जो है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कठिन माहौल में रह रहे हैं, लेकिन समय के साथ इन लोगों ने अपने आप को जो है अभ्यस्त कर लिया है। समय के साथ जो है ये लोग जो है यहाँ पर जीने के लिए जो है अपने आप को ढाल चुके हैं, ठीक है। इनका एक अलग यूनिक फूड हैबिट्स आपको देखने को मिलेगा, क्लोथिंग लाइफ स्टाइल जो है इस तरह से इन लोगों का जो है डेवलप कर चुका है कि इस तरह के कंडीशन में आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। आपने कैमल के बारे में पढ़ा होगा कि कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों कहा जाता है। हाँ, यहाँ पर जो है कैमल सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट जानवर है, इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। चलिए। हम्म। तो राजस्थान इज ऑल्सो फेमस फॉर दिस इंडिजिनस वाटर कंजर्वेशन मेथड्स। आपने सुना होगा कि राजस्थान में कभी राजपूतों का शासन होता था, उसी समय से यहाँ पर बावड़ी बनाने का जो है सिस्टम बना हुआ है। बावड़ी बावड़ी क्या होता है, काफी ज्यादा डीप स्टेप वेल होता है, वहां पर इतनी ज्यादा गहराई में खुदाई की जाती है कि सूरज की रोशनी डायरेक्ट नीचे तक नहीं पहुंच सके। और वहां पर क्या होता है कि आपको स्टेप वेल्स के थ्रू जो है लोग नीचे उतर करके जाकर के पानी लाते हैं। बड़ा ही कठिन जीवन है वहां पर। उसके अलावा आपको देखिएगा क्या, यहाँ पर टांका देखने को मिलेगा। टांका या फिर आम भाषा में आप इसको कुंड बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि एक तरह से रेन वाटर को जो है कलेक्ट करने का सिस्टम है, ठीक है। मॉडर्न टाइम्स में लोग इसका इस्तेमाल जो है काफी ज्यादा करते हैं। इस पे जो पानी ये कलेक्ट करते हैं उसका इस्तेमाल डेली पर्पज के लिए और अपना पीने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये टांका है, ठीक है। यहाँ पर महिलाएं जो है पानी के लिए काफी दूर तक उनको ट्रैवल करना पड़ता है अपने सर पर इतने बड़े बड़े घड़े लेकर के। ये कैमल है, ठीक है। कैमल के साथ जो है यहाँ का जनजातीय जीवन दिखाने के लिए जो है एनसीईआरटी में इमेज दी गई है। और ये है आपका जैसलमेर फोर्ट।
चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। चलिए अरावली हिल्स की बात करते हैं। अभी हमने अरावली के पहाड़ों के बारे में बात की थी कि अरावली के कारण जो है यहाँ पर क्या होता है, रेन शैडो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ी सी जानकारी हम लोग इसके बारे में बात कर लेंगे। अरावली दुनिया के ओल्डेस्ट माउंटेन्स में से एक है। अगर आपसे कोई पूछे कि अरावली किस तरह का माउंटेन है, तो अरावली एक तरह का रेसिडुअरी माउंटेन है। रेसिडुअरी माउंटेन कहने का मतलब एक टाइम में अरावली आज जितना दिखता है इससे कहीं ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा इसकी चौड़ाई बढ़ी रही होगी। लेकिन होता क्या है कि समय के साथ साथ नेचर के जो फोर्सेस है वो पहाड़ों को तोड़ते फोड़ते हैं। ठीक है, तो समय के साथ जो है जब पहाड़ बहुत ज्यादा टूट फूट जाते हैं तो एक ऐसा टाइम आता है कि उनका जो सबसे हार्डेस्ट रॉक है सिर्फ वही बचा हुआ रह जाता है और बाकी जितना भी सॉफ्ट पार्ट है वो खत्म हो जाता है। तो इसी बचे हुए हिस्से को हम लोग रेसिडुअरी माउंटेन कहते हैं। तो अरावली एक तरह का रेसिडुअरी माउंटेन है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ओल्डेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 2.5 बिलियन ईयर्स पुराना है ये पूरा पर्वत श्रेणी। ठीक है, आप यहाँ पर देखिएगा तो इसका जो हाईएस्ट पीक है वो 1700 मीटर टॉल है। इसको माउंट आबू बोलते हैं। अरावली पर्वत का जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम माउंट आबू है। ठीक है, ये माउंट आबू जैन धर्म के लोगों के लिए भी काफी ज्यादा पवित्र माना जाता है। जैन धर्म के जो लोग हैं यहाँ पर अपना पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो माउंटेन रेंज है आज की डेट में आपका 4 स्टेट से जो है क्रॉस करता है। दिल्ली से क्रॉस करता है, राजस्थान से क्रॉस करता है, हरियाणा से क्रॉस करता है और गुजरात से क्रॉस करता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना होगा इसको। ठीक है, उसके बाद आपको देखिएगा क्या कि अब इससे दो फायदे हैं। ठीक है, एक तो यह फायदा है कि भाई अरावली माउंटेन है। ठीक है, तो थार का जो है इसने क्या कर रखा है कि उसको बढ़ने से रोक दिया है। मतलब थार का इलाका अब जब बढ़ेगा पाकिस्तान की तरफ बढ़ेगा, इस साइड नहीं बढ़ सकता है। हाँ, डेजर्ट भी समय के साथ साथ अगर प्रॉपरली उस इलाके को नहीं सही से मैनेज किया जाए तो डेजर्टिफिकेशन काफी ज्यादा हद तक बढ़ता है। ठीक है, तो पहला तो ये पॉइंट है, आपको ये फायदा है कि थार को जो है बढ़ने से रोकता है। दूसरा क्या है कि अरावली माउंटेन के यहाँ होने के कारण मानसून इससे टकरा करके रिवर्ट होकर के दिल्ली और हरियाणा के इलाके में अच्छा खासा बारिश जो है करवा पाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा ये माउंटेन का काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है क्योंकि यहाँ पर आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल जैसे मार्बल आपको देखने को मिल जाएगा, ग्रेनाइट देखने को मिल जाएगा, जिंक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कॉपर देखने के लिए मिल जाएगा। आपने सुना होगा कॉपर की एक बहुत ही फेमस माइंस है खेतरी माइंस। ठीक है, खेतरी माइंस है जो कि राजस्थान में है। खेतरी माइंस है राजस्थान में। यहाँ बहुत पुराने समय से जो है कॉपर निकलते आ रहा है। ठीक है, आगे देख लीजिए। तो एविडेंस फ्रॉम इट्स एंशियंट माइंस एट जवार। अच्छा, जवार में जो है आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो माइंस है, ठीक है, लगभग 8 सेंचुरी देखो जो है यहाँ उस समय से जो है जिंक निकाला जा रहा है। ठीक है, ये जिंक की माइंस है, जवार की जो माइंस है। ठीक है, दूसरा बात क्या है कि दुनिया में ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि जिंक को एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस सबसे पहले हिंदुस्तानियों ने ही खोजा था। ठीक है, ये सबसे पुरानी जवार की माइंस है। ठीक है, जहां से जिंक निकाला जाता था और इंडियंस वर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू मास्टर द डेलिकेट प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। ठीक है, हमसे पहले दुनिया में किसी को नहीं पता था कि जिंक कैसे निकाला जाता है, जिंक का इस्तेमाल कैसे करना है। तो हमारे पूर्वज काफी ज्यादा जानकार थे हमसे। ठीक है, यहाँ पर कुछ फोर्ट्स हैं। ठीक है, रणथंभोर का फोर्ट है, चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है, कुंभलगढ़ का फोर्ट है। ठीक है, तो ये चित्तौड़ का फोर्ट है। इस फोर्ट को एक टाइम में कभी बोला जाता था कि इस फोर्ट को कभी कोई जीत नहीं सकता है। उसका कारण यह था कि इस फोर्ट के चारों ओर, एक तो ये फोर्ट काफी ज्यादा ऊंचाई पर है। दूसरा बात है क्या कि इस फोर्ट के चारों ओर जो ये खाई खुदी हुई है इसमें बहुत ही खतरनाक मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे। ठीक है, जिसके कारण पहले तो यहाँ तक पहुंचना मुश्किल था। अगर कोई दुश्मन की सेना यहाँ पहुंच भी जाए तो इन मगरमच्छों के कारण ऊपर पहुंच नहीं पाती थी। ठीक है, तो ये कुछ फोर्ट्स है, आपके एनसीईआरटी की ही इमेजेस है जिस वहां से मैंने उठाई है। चलिए, तो ये था नदर्न हिस्सा का, जो इंडिया का जो नदर्न इलाका था उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम लोग सदर्न इलाके यानी पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक बात को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि भारत का जो नदर्न इलाका है, ठीक है, जो नदर्न एरिया है और जो सदर्न एरिया है इसके बीच में डिवीजन कैसे है, कि मतलब किस आधार पर हम मानते हैं कि इसके ऊपर का इलाका नदर्न कहलाएगा, इसके नीचे का जो है इलाका सदर्न कहलाएगा। तो यहाँ पर एक रेंजेस है जिसको हम लोग विंध्याचल रेंज बोलते हैं या विंध्या रेंज बोल देते हैं। ठीक है, अगर
इमेज हो, तो ये मैप है, आप इसको देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसको हम लोग विंध्याचल रेंज बोलते हैं। ठीक है, ये विंध्याचल रेंज के नीचे का हिस्सा इसको हम लोग सदर्न इंडिया बोलते हैं, ऊपर का हिस्सा हम लोग इसको नदर्न इंडिया कहते हैं। तो इस बात को बस आप ध्यान में रखेंगे। तो अरावली, सॉरी, विंध्याचल के जो नीचे का इलाका है, ठीक है, विंध्याचल पर्वत के नीचे का जो इलाका है उसी को हम लोग सदर्न इंडिया कहते हैं। अब यहाँ पर हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात की है, तो ये सही बात है कि जो दक्षिण भारत का जो मेजोरिटी ऑफ हिस्सा है वो प्लेट्यू रीजन है। पेनिनसुला किसे कहते हैं? ऐसा जमीन का, आपने देखा होगा भारत का दक्षिण हिस्सा जो कुछ इस तरह का है, ठीक है। तो ऐसा जमीन का हिस्सा या ऐसा लैंड मास जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसको हम ज्योग्राफी में पेनिनसुला कहा जाता कहते हैं। ठीक है, और इसीलिए जो है आपको दिखेगा कि भारत का जो दक्षिणतम हिस्सा है उसको हम लोग पेनिनसुला शब्द से जो है इंगित कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा बे ऑफ बंगाल, नीचे दक्षिण भारत में आपको देखने को मिलेगा इंडियन ओशियन, और यहाँ आपको देखने को मिलेगा अरेबियन सी। ठीक है, तो इसीलिए इसको पेनिनसुला शब्द इसका इस्तेमाल इसके लिए किया गया है। ठीक है, भारत में तो बहुत सारे प्लेट्यूज है, ठीक है, छोटा नागपुर का प्लेटू है, मालवा का प्लेटू है। तो आपको देखने को मिलेगा क्या कि जो दक्षिण भारत का इलाका है, ठीक है, वो एक पेनिनसुलर एरिया है, ठीक है, जो कि भारत के जो है सदर्न हिस्से में पड़ता है। ठीक है, तो अब चूंकि ये इलाका जो है तीन तरफ से जो है बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? पेनिनसुलर प्लेटू कहते हैं। अब यहाँ पर प्लेटू में आपको दो तरह के माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेंगे। एक वेस्टर्न घाट्स में है यहाँ पर माउंटेन रेंज, ठीक है, और एक ईस्टर्न घाट्स में है माउंटेन रेंज। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स के जो माउंटेन रेंज है वो थोड़े से ज्यादा टॉल है, जिसके कारण स्लोप बनता है। ठीक है, वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट्स की तरफ जो माउंटेन्स की ऊंचाई है दोनों में डिफरेंस है। वेस्टर्न घाट का इलाका ज्यादा ऊंचा है, ईस्टर्न घाट का इलाका थोड़ा कम ऊंचा है, जिसके कारण आपको दिखेगा कि दक्षिण भारत में जितनी भी नदियां बहती हैं वो वेस्ट टू ईस्ट बहती हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती है। उसका कारण यही है क्योंकि वेस्टर्न घाट का ऊंचा होना एक स्लोप क्रिएट करता है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। यहाँ पर दो रिवर्स है आपको, नर्मदा और तापी, ठीक है, जो उल्टा बहती है। नर्मदा और तापी यहाँ पर जो रिवर है, ठीक है, ये आपको जो है ईस्ट टू वेस्ट बहती है, ये इधर से इधर की तरफ बहती है। चलिए एनसीईआरटी देखते हैं। तो वेस्टर्न घाट्स में आपको दिखेगा कि मानसून के टाइम में चूंकि नदियों में काफी अच्छा फ्लो रहता है, जिसके कारण आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर बहुत सारे जो है आपको वाटरफॉल्स जो है भर भर के आपको जो है वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ये मानसून में ज्यादा प्रिवेलेंट रहता है। उसके बाद आपको दिखेगा क्या कि वेस्टर्न वेस्टर्न घाट को, चूंकि यहाँ पर बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ पर ढेर सारी नदियां बहती है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी के कारण यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है बना करके रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको दिखेगा कि जो वेस्टर्न घाट्स का जो नॉर्दर्न इलाका है, ठीक है, जहां पर वेस्टर्न घाट्स की शुरुआत होती है, तो जो नॉर्दर्न पोर्शन है उसको हम लोग सह्याद्री हिल्स भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो दक्षिण भारत से जो नदियां निकलती हैं उसमें जो सबसे प्रमुख जो मेन रिवर्स हैं वो कौन कौन है? तो गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर हो जाती है क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसको हम लोग दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, गंगा ऑफ साउथ इंडिया। सोने ले रहा हूँ, गंगा ऑफ साउथ इंडिया भी कहते हैं। उसके बाद कृष्णा रिवर है, उसके बाद कावेरी रिवर है। ठीक है, ये वेस्ट टू ईस्ट बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, अब इनसे जो भी पानी निकलता है उससे आपको काफी ज्यादा जो है फार्मिंग वगैरह में, एग्रीकल्चर करने में काफी ज्यादा आसानी हो जाती है। और यहाँ पर मिलियंस ऑफ पीपल की जो है पानी की जो रिक्वायरमेंट है उसकी उसको ये नदियां जो है पूरा करती है। आपको पता होगा कि कावेरी जल विवाद, ठीक है, कावेरी रिवर के पानी के लिए जो है तीन स्टेट्स में से ही जो है दक्षिण भारत में जो है काफी ज्यादा विवाद होते रहता है। अगर आप वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात कीजिएगा, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया है, ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में आपको नर्मदा और तापी, ठीक है, ये दो नदियां हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती हैं और अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। बाद बाकी जितनी भी नदियां हैं आपको गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब बंगाल की खाड़ी के इलाके में ही गिरेंगी। ठीक है, उसके बाद आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो है आपको मिनरल्स की कोई कमी नहीं है, फॉरेस्ट की कोई कमी नहीं है, फर्टाइल लैंड है, जिसके कारण जो है भारत की इकोनॉमी में ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जो पूरा इलाका है पेनिनसुलर प्लेटू का, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद
यहाँ पर जो है काफी ज्यादा घने जंगल आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज भी आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर आपको संथाल, गोंड, बैगा, भील, कोरकू, ये सब ट्राइबल कम्युनिटीज के नाम है। ये सारे ट्राइबल कम्युनिटीज इस पेनिनसुलर एरिया में जो है रहते हैं। ठीक है, इन सारे ट्राइबल कम्युनिटीज की अलग अलग भाषाएं हैं, इनका अलग अलग जो है आपको ट्रेडिशन है, जो भी रीति रिवाज ये मानते हैं पूरी तरह से अलग है। और बहुत ही ज्यादा प्रकृति के नजदीक रह करके ये लोग जीवन यापन करते हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज जो है बेसिकली आपको सबसे ज्यादा अगर भारत में पूछा जाए कि ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अलावा आपको झारखंड में देखने के लिए ट्राइबल कम्युनिटी मिल जाएगी, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, लगभग हर एक स्टेट में उसका अपना जो है कोई ट्राइबल कम्युनिटी आपको देखने के लिए मिलेगा। उसका देखिए प्लेट्यूज में जो है आपको काफी ज्यादा जो है, पहले भी मैंने बताया था आपको कि वाटरफॉल्स आपको बहुत देखने के लिए मिलेंगी, रिवर्स आपको देखने के लिए बहुत ज्यादा मिलेंगी। ठीक है, काफी ज्यादा अनइवन रॉकी सरफेस से होकर के जो है सारी नदियां गुजरती हैं। दीज वाटरफॉल्स नॉट ओनली अट्रैक्ट टूरिस्ट बट ऑल्सो हेल्प इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पावर जनरेशन एंड प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन। सिर्फ सैलानी ही इसका आनंद नहीं उठाते, इससे हम लोग क्या करते हैं, काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का भी जनरेशन करते हैं, और साथ ही साथ जो है हम इरिगेशन में मतलब सिंचाई में भी इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये मुंबई का जो है आपका मुंबई सिटी है, यहाँ पर इसकी डाइवर्सिटी दिखाई गई है। अब हम लोग भारत के अमेजिंग कोस्ट लाइन की बात करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि भारत का जो कोस्ट लाइन है वो आपको बहुत ही सुंदर सुंदर बीचेस है, जैसे जुहू बीच हो गया जो आपको मुंबई में पड़ता है, मरीना बीच हो गया जो आपको चेन्नई में पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे रॉकी क्लिफ से, और आपको काफी ज्यादा जो है घने घने जंगलों से, खड़े हरे भरे जंगलों से जो है भरा पड़ा है। कुछ बीचेस आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे जहां पर आपको काफी ज्यादा गोल्डन सैंड देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और कुछ ऐसे जगह पर है जहाँ पर कुछ बीचेस पर आपको सिर्फ पथरीला इलाका है, रॉकी इलाका है। ठीक है, कुछ जगहों पर जो है आपको रेत मिलता है, कुछ जगहों पर पथरीला इलाका, यानी जो है आपको रॉक्स वगैरह थोड़े से काले काले देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत जो आइलैंड्स आते हैं, ठीक है, उसमें आपको कोरल रीफ्स देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, उसके साथ जो है आपको काफी ज्यादा जो है घने जंगल देखने के लिए मिलते हैं। अब इसके बारे में हम लोग जो आइलैंड ग्रुप वाला सेक्शन है उसमें अच्छे से डिटेल से चर्चा करेंगे कि कोरल्स एक्चुअली में होते क्या है। उसके बाद देखिएगा क्या, तो आपको भारत का जो है जो कोस्ट लाइन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आपकी जो एनसीईआरटी है वो बता रहा है कि 7500 किलोमीटर है, 7500 किलोमीटर लंबी जो एनसीईआरटी। अगर एक्यूरेट इसका हम लोग डेटा देखें तो ये 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, जिसमें 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर जो है, 6100 किलोमीटर आपको मेन कोस्ट लाइन है। ठीक है, जो मेन लैंड का कोस्ट लाइन है। ठीक है, और बाकी का इलाका है जो कम संपूर्ण भारत का है, वो मिला करके आपको 7516.6 किलोमीटर होता है। इसमें क्या होता है, आपका अंडमान एंड निकोबार का इलाका और लक्षद्वीप का इलाका भी आ जाता है। तो चलिए, भारत का जो कोस्ट लाइन है, अगर हम लोग इस तरह से पेनिनसुलर इंडिया को बनाए तो हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि ये हमारा ईस्टर्न कोस्टल इलाका है, ईस्ट कोस्ट है ये पूरा, और ये हमारा वेस्ट कोस्ट है। तो हमारे वेस्ट कोस्ट पर 5 राज्य है, 5 राज्य मिलकर के भारत के वेस्ट कोस्ट का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है, जिसमें आपको गुजरात देखने को मिलेगा, गुजरात के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद आपको कर्नाटका, और लास्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा केरला। तो ये 5 राज्य मिलकर के जो है भारत के कोस्ट लाइन को बनाते हैं, किधर, वेस्ट कोस्ट पे। उसके बाद अगर आप ईस्ट कोस्ट की बात करें तो ईस्ट कोस्ट पर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद ऊपर आंध्र प्रदेश आपको देखने के लिए मिलता है, आंध्र प्रदेश के बाद ऊपर आपको ये उड़ीसा देखने के लिए मिलेगा, और ऊपर में आपको जो है चौथा वेस्ट बंगाल देखने के लिए मिलेगा। तो ईस्ट कोस्ट पर 4 राज्य और वेस्ट कोस्ट पर 5 राज्य मिलकर के भारत का कोस्ट लाइन बनाते हैं। तो अभी हम लोग वेस्ट कोस्ट की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट में जितनी भी जो है रिवर्स ओरिजिनेट करती हैं वो काफी तेजी से जो है बहती हैं, और ये एस्चुअरीज फॉर्म करती हैं। अब इसमें कौन कौन सी रिवर आपको आ जाएंगी, आपको आ जाएगी कृष्णा, आ जाएगी कावेरी, आ जाएगी गोदावरी, आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 2 ऐसी रिवर्स हैं। एक बात याद रखिएगा, ये जो वेस्ट कोस्ट पर जितनी भी जो रिवर्स हैं आपको देखने के लिए, सारी रिवर्स जो है आपको वेस्ट टू ईस्ट बहती है, मतलब इस दिशा से लेकर के इस दिशा की तरफ बहती है। ये वेस्टर्न इलाका है और ये ईस्टर्न इलाका है, समझे। जितना भी मैंने नाम लिया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, महानदी हो गया, लेकिन 2 ऐसी रिवर्स हैं जिसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, ताप्ती को तापी रिवर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये नर्मदा और ताप्ती जस्ट उल्टा बहती है, ईस्ट टू वेस्ट कहती है, बहती है, और सबसे बड़ा एस्चुअरी इसी का है। ठीक है, तो द कोस्ट लाइन इज शेप्ड बाय अलुवियल डिपॉजिट्स
फ्रॉम शॉर्ट रिवर्स एंड फीचर्स कोव्स क्रीक्स। अच्छा, यहाँ कोव्स नहीं, यहाँ केव्स होना चाहिए था। ठीक है, कोव्स हो गया, क्रीक हो गया और एस्चुअरीज है। मतलब कि यहाँ आपके इस कोस्ट लाइन में आपको बहुत सारे केव्स भी देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको क्रीक्स भी देखने के लिए मिलेगा और एस्चुअरी भी देखने के लिए मिलेगा। क्रीक क्या होता है? क्रीक भी रिवर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट उसमें गहराई बहुत ज्यादा नहीं होती, दलदली क्षेत्र होता है। जैसा कि सर क्रीक है यहाँ पे। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर थोड़ा सा बॉर्डर डिस्प्यूट भी चल रहा है इसको लेकर के। ठीक है, तो नर्मदा और ताप्ती नदी की अगर हम लोग बात करें तो इसकी एस्चुअरीज जो है सबसे ज्यादा बड़ी है। ठीक है, एस्चुअरी क्या होता है? नदी का मुहाना होता है। जब कोई रिवर, ठीक है, एकदम अपने अंत तक, अपने कोर्स के एंड तक आ जाती है, मतलब वो जाकर के किसी बड़े रिवर से या फिर किसी बड़े वाटर बॉडी से, रिवर हो सकता है, कोई लेक हो सकता है, या फिर ओशियन हो सकता है, सागर हो सकता है, हमारे केस में बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, जा करके मिलेगी, तो मुहाने पर जो ये जो मीटिंग पॉइंट है, इसको हम लोग एस्चुअरी कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो वेस्ट कोस्ट है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। ठीक है, आप देखिएगा फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया जो मुंबई है, मुंबई भी आपके वेस्ट कोस्ट पे ही लाई करता है। उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये जो बेसिकली जितने भी शहर है जहाँ पर ढेर सारा ट्रेड कॉमर्स चल रहा है, तो ये भारत की इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर लगभग 1000 सालों से भी पुराना समय से जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती आ रही है। ठीक है, आइए देखिए, इसमें इस मैप में आप देखिए, ये भारत का वेस्ट कोस्ट है, ये भारत का वेस्ट कोस्ट है, और ये भारत का ईस्ट कोस्ट है। जो भी इंपॉर्टेंट आपको पोर्ट्स हैं वो सारे पोर्ट्स मैंने इस पे लोकेट किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस मैप पर लोकेटेड है, कांडला बंदरगाह हो गया आपका, भावनगर हो गया, पोरबंदर हो गया, वीरावल हो गया, भरूच हो गया, सूरत हो गया, मुंबई हो गया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो गया, इसको न्यावा शिवा पोर्ट भी कहते हैं, रत्नागिरी हो गया, पणजी हो गया, मर्मगांव हो गया, मैंगलोर हो गया, कोचीन हो गया, और अलुपुझा हो गया। उसके अलावा अगर आप ईस्टर्न कोस्ट की बात कीजिएगा तो वेस्ट बंगाल से जो हल्दिया आपको देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद आपको उड़ीसा में पारादीप देखने के लिए मिलेगा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलेगा, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, इन्नौर है। उसके बाद आप आ जाइए चेन्नई, चेन्नई आपका तमिलनाडु से शुरू हो जाता है। ठीक है, उसका नागापट्टनम हो गया, तुतीकोरिन हो गया। तो ये सारे जो है आपको इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं जो कि ईस्टर्न साइड पर जो है, ईस्टर्न कोस्ट पर भारत के लाई करते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ट्रेड और कॉमर्स के जो है एक्टिविटी, मतलब जो भी हमारा फॉरेन से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो काम चलता है उसके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बगैर भारत का इंपोर्ट एक्सपोर्ट सही से नहीं चल पाएगा। चलिए, अब ये वेस्ट कोस्ट की बात हमने कर ली, अब ईस्ट कोस्ट की बात करते हैं। तो ईस्ट कोस्ट जो है आपको ईस्टर्न घाट और, एक सेकेंड, तो भारत का जो ईस्टर्न कोस्ट है, ठीक है, तो ईस्ट कोस्ट जो है आपको दिखे आके कि जो ईस्टर्न घाट्स है और जो बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, इसके बीच में सैंडविच बना हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अब इसका इसका मतलब समझते हैं। ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल, मान लीजिए अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो इधर तो आपको बे ऑफ बंगाल देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर क्या, कि ये जो पूरा इलाका है, ठीक है, ये आपका हो गया कोस्ट, और कोस्ट के बाद ऊपर की तरफ उठी हुई जमीन होती है। ठीक है, अगर इस स्ट्रक्चर को हम लोग देखें तो कुछ इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आपका कोस्ट होगा, और यहाँ से ऊपर की तरफ एक स्लोप क्रिएट होता है, और इसी स्लोप वाले इलाके को हम घाट्स कहते हैं। ठीक है, इस स्लोप वाले इलाके को हम घाट्स कहते हैं। ठीक है, तो इस घाट और यहाँ पर जो आपका बे ऑफ बंगाल का पानी है, इसके बीच में ये सैंडविच की तरह है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये गंगा से लेकर के, जो गंगा नदी का डेल्टा है, तो वहां से लेकर के आपको कन्याकुमारी तक इसका स्ट्रेच आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब गंगा नदी का डेल्टा कहने से मतलब क्या है, कि सुंदरबंस का जो डेल्टा आपको देखने के लिए मिलता है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में सीधे नीचे की तरफ आप देखिएगा, तो वेस्ट बंगाल से लेकर के तमिलनाडु तक का कोस्ट, यही कोस्ट है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ मेजर रिवर्स हैं जो कि डेल्टा फॉर्म करती है। कौन कौन सी रिवर्स हैं? महानदी हो गई, गोदावरी, गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की। उसके बाद कृष्णा हो गया, कृष्णा नदी हो गई, कावेरी नदी हो गई। ठीक है, तो ये सारी नदियां काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डैम्स भी हैं, जिसके कारण जो है, जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है और हम पानी को भी कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा देखिए,
आपको यहाँ पर चिल्का लेक देखने के लिए मिलेगा और पुलिकट लेक देखने के लिए मिलेगा। चिल्का लेक उड़ीसा में है। चिल्का लेक उड़ीसा में है, ठीक है। और ये चिल्का लेक क्या है भाई, तो आप देखिए बेसिकली ये कुछ है नहीं, एक तरह का लगून है। लगून कहने का मतलब है क्या, कि जब वाटर से जो है अलग होकर के, इसी पे समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको पता है बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो इसी का पानी अलग होकर के अंदर में थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर एक लेक का निर्माण कर देता है, जिसको हम लोग चिल्का लेक कहते हैं, ठीक है। उड़ीसा में चिल्का लेक आपको देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद देख लीजिए कि गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर, महानदी रिवर, ये सब क्या करती है, फर्टाइल डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। जिसके कारण जो है यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी खेती होती है। डेल्टा में काफी ज्यादा उपजाऊ अलुवियल सॉइल होता है। अब डेल्टा होता क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए, ठीक है, ये हमारा दक्षिण भारत का क्षेत्र है, और जो रिवर है, ठीक है, जब अपने एस्टुअरी के पास पहुंचती है, मतलब जहां उसको किसी बड़े वाटर बॉडी से मिलना है, जब उसके नजदीक वो पहुंचती है, तो इसकी रिवर की जो पावर है, रिवर का जो फ्लो है, वो काफी ज्यादा स्लो हो जाता है। अब स्लो होने के कारण यहाँ पर सेडिमेंटेशन का प्रोसेस काफी तेजी से बढ़ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर रिवर क्या होती है, छोटी छोटी जो है स्ट्रीम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं, ठीक है। हमने ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ा था कि बहुत सारे रिवर्स का पानी जब एक मेन रिवर में मिलता है, तो सारी छोटी नदियां बड़ी नदी की ट्रिब्यूटरीज होती हैं। यहाँ पर जब वो अपने स्टोरी के पास आती है, तो ये छोटे छोटे जो है स्ट्रीम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और इतनी ज्यादा स्लो हो जाती है रिवर कि इसके अंदर का सारा सेडिमेंट जो है इस पूरे गैप्स में भरना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा शेड करके दिखा रहा हूँ। इन सारे गैप्स में भरना शुरू कर देते हो जाता है, और एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, ठीक है। अब चूंकि इसके बीच में एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल आपको पता है खेती के लिए काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती है, ठीक है। तो इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डेल्टा। ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा। सुंदरबंस का डेल्टा जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छी होती है आपको खेती करने के लिए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती है। चलिए, अब इंडियन आइलैंड्स की बात करते हैं। इसमें कोई पॉइंट छूटा तो नहीं? नहीं, ठीक। हम लोग इंडियन आइलैंड्स की बात करते हैं। भारत में दो बेसिकली जो है द्वीप समूह है, ठीक है। एक है आपको अंडमान निकोबार और दूसरा है लक्षद्वीप। तो उसके बारे में हम लोग को अब पढ़ना है, ठीक है। तो इंडियन आइलैंड्स में जो है आपको जो ऐसे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। ऐसे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को लेते हैं इसमें हम लोग, जो कि एक इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में जो है स्कैटर्ड है, ठीक है। और ये भारत के जो है क्षेत्र का ही एक हिस्सा है, और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग मैरीटाइम जो कंडीशन है भारत की उसको देखें, तो हम लोग हमारे जो है मैरीटाइम बाउंड्रीज के लिए भी ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो इसके जो भारत के पास दो मेजर आइलैंड्स, एक लक्षद्वीप है, ठीक है, जो कि अरेबियन सी में है, और एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, जो कि बे ऑफ बंगाल में है, या कुछ हिस्सा आप कह सकते हैं आप हिंद महासागर में भी उसका है, ठीक है। तो देखिए ये आइलैंड जो है क्या है, तो कोरल ओरिजिन के हैं। अब कोरल्स क्या होते हैं, कोरल पॉलिप्स जो है आपको छोटे छोटे जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो समुद्र में जो है एक के ऊपर एक लेयर वाइज लेयर, एक आपको काफी ज्यादा खूबसूरत स्टोन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इसके ढेर सारे जो है स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत आपको मतलब जो है अलग अलग तरह के डिजाइन में जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये समुद्र में एक अलग तरह के जो है इकोसिस्टम का रचना करते हैं, समुद्र के जो है बायोडाइवर्सिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर जो है आपको ढेर सारे जो है अलग अलग तरह के स्पीसीज की मछलियां और बाकी क्रैब्स वगैरह जो है फलते फूलते हैं। इसका एक अपना एक अलग इकोसिस्टम होता है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही कोरल्स जो है जब समय के साथ साथ मिलियंस और बिलियंस ईयर्स तक जो है एक के ऊपर एक जो है इनके ऊपर लेयरिंग होते जाती है, तो ये बड़े आइलैंड के रूप में बन जाते हैं। और इसी तरह का आइलैंड है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा खूबसूरत यूनिक वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगा, सबसे पहले बात। दूसरा बात है क्या, कि यहाँ के बीचेस काफी ज्यादा खूबसूरत है, कोरल रीफ्स है आपको यहाँ देखने के लिए, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ अगर आपसे कोई पूछे, तो ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड आइलैंड के पास है, जिसको हम लोग ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर वॉल्केनोज भी हैं। भारत का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है, जिसका नाम बैरल आइलैंड्स है, वो अंडमान एंड निकोबार में ही लाई करता है। चलिए, उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये बहुत सारे पुराने एंशियंट ट्राइब्स का भी घर है,
ठीक है, जो बहुत हजारों सालों से जो है यहाँ पर जो है अपना जीवन जी रहे हैं। इसमें से कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जो बाहरी दुनिया से कांटेक्ट भी नहीं रखना चाहती हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो लक्षद्वीप आइलैंड बेसिकली आर्कीपेलागो है। आर्कीपेलागो क्या होता है? तो आर्कीपेलागो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, ठीक है, ये क्या है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। ठीक है, आइलैंड ग्रुप है आपका, जो कि कहाँ है? अरेबियन सी में है। और ये मालाबार कोस्ट, जो केरल का कोस्ट है, उसके काफी ज्यादा नजदीक देखने को मिलता है। यहाँ पर जनरली 36 आइलैंड्स है। ठीक है, जो कि पूरे कोरल ओरिजिन की है। कोरल फॉर्मेशन से इन आइलैंड्स का जन्म हुआ है। उसके बाद आपको दिखेगा क्या कि इससे भारत को फायदा क्या है? ये भारत का एक बहुत बड़ा जो वास्ट मैरीटाइम एरिया है उसको कवर करती है। यहाँ पर जाकर के लोग फिशिंग कर सकते हैं, यहाँ के रिसोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके आसपास का जो हमारा मैरीटाइम बाउंड्री है उसके अंदर का जो रिसोर्सेज है वो भी हमारे ही क्षेत्राधिकार में आता है। उसके अलावा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जगह। यहाँ पर अभी भी अच्छी खासी बायोडाइवर्सिटी है। और जो कि सारे के सारे आइलैंड्स इनहेबिटेड नहीं है, बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ पर जो है इंसानी कदम अभी नहीं पड़ा है, जिसके कारण यहाँ पर आपको बहुत अलग अलग तरह का बायोडाइवर्सिटी भी देखने के लिए मिलेगा। चलिए, ये देखिए, ये कोरल है। ठीक है, ये सारे कोरल हैं अलग अलग तरह के। ये बड़ा सा जहाज है जिसका इस्तेमाल किया जाता है आपको, ठीक है, फिशिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, इस एक ही जहाज पे सारा का सारा जो है मछली को पकड़ने से उसकी प्रोसेसिंग वगैरह सब कुछ यहीं पे हो जाती है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल भी आज के डेट में काफी ज्यादा किया जा रहा है। हम लोग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात करते हैं। ठीक है, इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, ये भी एक आर्कीपेलागो है, मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। और इसमें 500 से ज्यादा जो है आपको बड़े और छोटे आइलैंड्स देखने के लिए मिलेंगे। इसमें से कुछ वोल्केनिक आइलैंड्स भी हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसको डिवाइड करना चाहें तो इसको दो डिवाइड जो है डिस्टिंक्ट ग्रुप में जो है बांट सकते हैं। ऊपर वाला एक बड़ा सा आइलैंड ग्रुप इस तरह का होता है जिसको अंडमान आइलैंड्स बोलते हैं, नीचे वाले को निकोबार आइलैंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? भारत के लिए आउटपोस्ट है। आउटपोस्ट कहने का मतलब क्या है कि ये जो है भारत का सबसे दक्षिणतम छोर है, और यहाँ पर बैठ करके हम लोग क्या कर सकते हैं? समुद्र पर अपनी नजर रख सकते हैं। हमारी सिक्योरिटी के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि साउथ चाइना सी से अगर कोई इंसर्जेंसी होती है तो हम यहाँ पर उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी अगर आसपास के किसी भी देश से जो समुद्री इलाके में कोई भी अगर किसी तरह का जो है कार्यवाही हो रहा है तो उसको भी हम लोग यहाँ से बहुत अच्छी तरह मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, अंडमान आइलैंड्स में आपको दिखेगा क्या कि ये काफी ज्यादा हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक जेल है जिसको सेल्यूलर प्रिजन कहते हैं। ठीक है, सेल्यूलर जेल या सेल्यूलर प्रिजन कहते हैं। अंग्रेजों ने इसको बनाया था, ये पोर्ट ब्लेयर में है। यहाँ पर काले पानी की सजा दी जाती थी। यहाँ पर जो है आपको, मतलब जो हमारे देश के क्रांतिकारी हैं, जब इंडिया में फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था तो उनको वहां भेज दिया जाता था। और बहुत ही ज्यादा अमानवीय व्यवहार उनके साथ किया जाता था, बहुत ही ज्यादा तकलीफ में, बहुत ही ज्यादा कष्ट में उनको यहाँ रखा जाता था। बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी हैं जो यहाँ पर अपनी जान भी जाकर के गवा चुके हैं। तो ये हिस्टोरिकल आपको जो है पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बहुत सारे लोग जो है पोर्ट ब्लेयर में इसको घूमने जाते हैं। आज के डेट में एक टूरिस्ट पॉइंट है। ये बैरन आइलैंड्स है। ठीक है, ठीक है, इंडिया का इकलौता एक्टिव वोल्केनो है। हाँ, ये एक्टिव वोल्केनो है, इसमें कभी भी इरप्शन हो सकता है। ठीक है, हम लोग डेल्टा की बात करते हैं। अभी जो सुंदरबंस के डेल्टा की बात की थी हमने, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। अब ये देखिए, ये जो डेल्टा है, ये दो नदियां जनरली मिलकर के बनाती हैं। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर के ये डेल्टा बनाती है। मैंने आपको बता दिया डेल्टा भी होता क्या है। ठीक है, और इसके साथ इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो सब मिलकर के इस पूरे नदी का जो है क्या करते हैं? इस पूरे डेल्टा का क्या निर्माण करती है। ये संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, ठीक है, ये संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर आपको रिवर का भी कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, समुद्र का भी कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, और जमीन का कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है जो समुद्र से इसको जोड़ता है, और ये लैंड जो है, जो डेल्टा जो है नदियां बनाती है, उससे जमीन का हिस्सा है। और रिवर आपको दो दो रिवर है यहाँ पे। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब इसका कुछ हिस्सा भारत के पास है और कुछ हिस्सा बांग्लादेश के पास है। तो लगभग आधा जो है भारत में इसका जो है इलाका है, और आधा जो है आपको बांग्लादेश में इलाका है। यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, इसका नाम सुंदरबंस क्यों है?
ठीक है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ खास तरह के पेड़ पाए जाते हैं जिसको सुंदरी के पेड़ बोलते हैं। ठीक है, सुंदरी के पेड़ों के कारण, ठीक है, इसको हम लोग सुंदरबन कहते हैं। यहाँ पर मैनग्रोव भी आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर काफी अच्छी बायोडाइवर्सिटी है, और हमारे देश की आन बान शान जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो यहीं पर पाया जाता है। ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट की थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर देते हैं। नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा कि 7 सिस्टर्स हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में भारत के 7 सिस्टर्स हैं। अब इसमें देखिए, मेघालय प्लेटू की बात की गई है। मेघालय प्लेटू को अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश के ठीक ऊपर आपको मेघालय प्लेटू देखने को मिलेगी, और यहाँ पर 3 रेंजेस हैं, गारो, खासी, जयंतिया। इन्हीं रेंजेस के नाम पर यहाँ पर जो है 3 अलग अलग तरह की जनजातियां भी जो है वास करती हैं। ठीक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी क्यों क्या विशेषता है भाई? तो यहाँ पर काफी ज्यादा हरियाली है, यहाँ पर हेवी रेनफॉल होता है, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश करने वाले जगहों में से ये शुमार। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर काफी ज्यादा जो है खूबसूरत वाटरफॉल्स देखने के लिए मिलेंगे। जब मानसून का टाइम आता है तो इसमें से बहुत सारे वाटरफॉल्स काफी ज्यादा वायलेंट रूप भी इख्तियार कर लेते हैं। टूरिस्ट वगैरह को उस समय जो है अलाउ नहीं किया जाता उसके पास जाने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, दुनिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल जो है आपको इस इलाके में देखने को मिलता है। मौसिन राम मेघालय में एक जगह है जहां पर सबसे ज्यादा दुनिया में बारिश रजिस्टर की गई है। अब मा- अच्छा, हाँ, ठीक है। माओलिनोंग विलेज जो है आपको, वो ईस्ट खासी जो कि मेघालय में एक जगह है, वहां पर जो है ये लोकेटेड है। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लीनिनेस्ट विलेज ऑफ द एशिया माना गया है। क्यों? यहाँ के लोग साफ सफाई में काफी ज्यादा विश्वास रखते हैं, इनका काफी ज्यादा हाइजेनिक लाइफ स्टाइल है। दूसरा बात कि नेचर से काफी ज्यादा जुड़े हैं यहाँ के लोग। यहाँ के लोग काफी ज्यादा जो है आपको देखिएगा बैम्बू के डस्टबिन का वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। इनका जो लिविंग प्रैक्टिस है वो काफी ज्यादा इको फ्रेंडली है। बाहर का जो भी है प्लास्टिक पॉलिथीन वगैरह यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ये लोग बिल्कुल भी इसका जो है इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है। तो आगे देख लीजिए, यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है, ये जो विलेज है यहाँ पर आपको दिखेगा क्या कि लिविंग रूट ब्रिजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। अब लिविंग रूट ब्रिजेस क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, पेड़ों की टहनियों से ही जो है बड़ा बड़ा ब्रिज बना लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये काफी ज्यादा देखने को मिलता है। ये क्या करते हैं, ट्री के रूट्स को वीव करके, ठीक है, उसको उसकी बुनाई करके बहुत लंबे लंबे जो है, बहुत लंबे तो नहीं लेकिन छोटे छोटे ब्रिजेस जो है आपको जहां पर भी क्रॉस बाई होता है उसको बना लेते हैं। ठीक है। तो आगे देख लीजिए। हाँ, और ये क्या होता है, समय के साथ साथ जो है ये जो रूट जब बढ़ते चले जाते हैं तो ब्रिज जो है उसी में इंटेंगल होकर के काफी ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि माउलिन नोंग विलेज जो है आपको वो एशिया का सबसे ज्यादा खूबसूरत विलेज है, और एशिया का सबसे ज्यादा, सॉरी, क्लीनिनेस्ट विलेज है, नॉट खूबसूरत। और ये कहाँ पाया जाता है, आपको खासी हिल्स में मेघालय के पाया जाता है। तो इस चैप्टर में बिल्कुल इतना ही था। इस चैप्टर में बिल्कुल इतना ही था। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, या कोई टॉपिक है जो ज़्यादा अच्छे से समझ में ना आया हो, आप फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद।